अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम के हवाले से अच्छी खबर है। और अभी जब हम लोगों को ये खबर पता चली, खैर मुझे तो कल से इस बात का इल्म था, लेकिन अनवार ने कहा अच्छी बात है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो खबर ये है कि 17 से लेकर 21 तक मुल्क भर में नया बारिशों का एक सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है और कई मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है, जिससे मौसम थोड़ा सा औसम हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग सीजन की एंट्री हो रही है और सभी को ये महसूस हो रहा है कि जैसे गर्मियां आ गई हैं। और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि लॉन की लॉन्चिंग भी कई ब्रांड्स ने शुरू कर दी है। गर्मी ने मिस कॉल्स देनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब ऐसा है कि जो मौसम है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि पिछले साल की तरह जो रमजान होगा वो कुछ रोजे थोड़े अच्छे मौसम में गुजरेंगे। तो उम्मीद अब यही की जा रही है कि 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो एक नया सिस्टम है बारिशों का और बर्फबारी का, वो एंटर होने जा रहा है पाकिस्तान में और फिर से मौसम खुशगवार होगा, फिर से बेहतर हो जाएगा। जो गर्मी की तरफ हम जा रहे थे, हो सकता है थोड़ी सी मजीद ब्रेक लग जाए और थोड़ी सी सर्दियां जो हैं वो मजीद प्रोलॉन्ग हो जाएं, क्योंकि रमजान की आमद है। पिछले साल भी 15 रोजे ऐसे थे जो कि बड़े ठंडे गुजरे थे, तो अभी तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। जो इस बार सर्दी की एक शिद्दत थी, जितनी शिद्दत से सर्दी दिसंबर जनवरी में पड़ी है, तो उम्मीद यही कर रहे थे कि शायद मार्च के एंड तक ये सर्दी इसी तरह से चलेगी। लेकिन मिड फरवरी में भी और फरवरी के स्टार्ट में भी हमने देखा कि मौसम बिल्कुल तब्दील हो गया था। लेकिन अब इत्तलात यही है कि 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक एक नया सिस्टम है जो कि मुल्क में एंटर होने जा रहा है और कल से इसका आगाज होपफुली हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी चाह रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहे, बड़ा सा प्लेजेंट सा रहे। इतनी जल्दी की सर्दी अगर चली जाएंगी तो फिर क्या होगा, जो बाकी कपड़े बचे हैं वो कैसे पहनेंगे? हाँ तो ये खवातीन के भी थोड़े से मसाइल होते हैं, बट बहरहाल मौसम इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है और आपका वीकेंड बेहतरीन गुजरेगा। वीकेंड की तरफ जाने से पहले अभी तो प्रोग्राम के पूरे 2 घंटे टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पीटीआई की कोशिशें जारी, माजी के दुश्मनों से दोस्ती का हाथ। हफीज को किया आउट, हारिस को दिया पीसीबी ने बड़ा झटका। महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, महंगी बिजली, अवाम बेहाल। वालिदैन को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, आज ही बताएंगे। नया वजीर आजम कैसा होना चाहिए, बच्चों ने अपनी फरमाइशी लिस्ट बता दी। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस हवाले से कि ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस नहीं करने हैं, रिजल्ट्स वही अनाउंस करने हैं जो उनके पास पहुंचे हैं। और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यही कहना है कि अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी के पास सबूत मौजूद हैं कि कहीं पर धांधली हुई है, तो वो सबूत पेश किए जाएँ, उस फैसले को चैलेंज किया जाए। लेकिन इस तरह से सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर वही सिर्फ गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं कि तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जाकर मिला है, फिर मौलाना साहब का एक इंटरव्यू आया है जिसने हलचल मचा दी है, बहुत ज्यादा हलचल मचा दी है। एग्जैक्टली कल असद कसर साहब की सरबराही में एक वफ्द जो था वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचा, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद हमने देखा कि हाफिज हमीदुल्लाह साहब ने जब बाहर आके गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो धांधली है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लिहाजा हम पीटीआई के साथ उनके एहतजाज में शिरकत इख्तियार करेंगे। और फिर अब ये देख रहे हैं कि पीटीआई ने हफ्ते को यानी कि 17 को जो एहतजाज की है वो कॉल दे रखी है और इस सिलसिले में आज भी कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें वो इंटरनेशनल मीडिया को ये बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि कहां कहां उनके साथ इलेक्शंस में धांधली की गई है। लेकिन जो मौलाना की इस वक्त जो स्टेटमेंट्स है, जिस तरीके से वो इंटरव्यूज देते हुए हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, वो खासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो काबिल तशवीश है ही, लेकिन साथ साथ वो जो अस्करी हुकाम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कहां ये कहते रहे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सियासत से बाहर हो गए हैं। मौलाना के बयानात उन बयानात की नफी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक वाज़े उन्होंने भारी एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने हमें बुलाया, हमें बिठाया और कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के खिलाफ और लाने किस तरीके से है वो ऐसे ऐसे लाने, और अगर मैं उस वक्त इनकार करता तो मुमकिन सूरत पर मुझे ये कहा जाता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं
इमरान खान को जो है वो थोड़ा सा उनको बचाने में उनके साथ हूं। बहरहाल ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने कंफ्यूज कर दिया और मौलाना फिर ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, और जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई उस वक्त फिर दोबारा से जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तरफ से बुलाया गया था सबको, और उस वक्त बिलावल ने भी इनकार कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनकार कर दिया कि अब अदम एतमाद की जो तहरीक है वो वापस नहीं ली जा सकती है। लेकिन ये जो इंकशाफात हैं, अब इसकी क्लैरिफिकेशन कौन देगा, क्योंकि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं वो माजी का किस्सा हो चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर तरफ अब ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ 2 इंटरव्यू देकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड बुक्स में हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुलाकात हुई है जिसके मनाजिर भी अभी हमने आपको दिखाए हैं, तो जो मुल्की सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान इस बार हमें सिस्टम में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब वो जिस तरह से नजर आना शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है जो पार्टीज उन्हें इग्नोर कर रही थी अब वो दोबारा उनकी तरफ रुजू करेंगी। सियासत में रहने के गुर मौलाना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी यही बात की जाती थी मुख्तलिफ तज्जियाकारों की तरफ से, मुख्तलिफ एंकर्स हज़रात की तरफ से, कि आप इतना क्वेश्चन रखें कि आगे चलकर अगर आपको सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए बढ़ना पड़े, पहला कदम बढ़ाना पड़े, तो वहां पर एक गुंजाइश मौजूद हो। तो वो मौलाना कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो खासी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब जब वो रात की मुलाकात में शरीक थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी हल्की सी लाइट सी स्टेटमेंट ये भी थी कि बड़ा अच्छा गाजर का हलवा जो है उससे तवाज़ु की गई है मौलाना साहब की तरफ से। बड़ी अनएक्सपेक्टेड वैसे मुलाकात, मौलाना हजरत हलवे के बड़े शौकीन है। बिल्कुल ऐसे मौलवी और हलवे जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मुलाकातों का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। एक और छोटी सी न्यूज़ है जो मैं शेयर करूंगा। आज़ाद हैसियत से जीतने वाले 3 भाइयों ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो साथ साथ ये कहानी भी चल रही है और साथ साथ ये कहानियां भी चलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकज में हुकूमत साजी के लिए जो कुछ हो रहा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आप क्या देख रहे हैं, झुकाव उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई उनकी बात बन सकती है अगर बानी पीटीआई मान गए उनके लिए? तो जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त कौमी असम्बली में सूरत हाल इस तरह से है कि कोई भी एक जमात हुकूमत नहीं बना सकती, इसलिए लाजमी तौर पर 2 जमातों को मिलना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर जब हम पार्टी पोजीशंस को सामने रखते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि माजी में भी एक साथ काम कर चुकी हैं, कंफर्टेबल भी हैं और उनके नंबर्स भी इस तरह से हैं कि वो इलेक्शन में कामयाबी के बाद कौमी असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत को साबित कर सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो बातचीत चल रही है उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक इत्तेहाद हो जाए, लेकिन उसमें मामला ये है कि क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करके मुल्क के अहम इदारों को नाराज करना चाहेगी? मेरा ख्याल है अभी पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत चल रही होगी। इन इम्कानात को देखा जा रहा होगा कि पीटीआई के असम्बली में मौजूद अरकान किस हद तक काबिल कबूल हैं। अच्छा माजिद साहब, पीपल्स पार्टी तो किसी को नाराज करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको किस पोजीशन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? जो उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स पास ऑन की हैं, खासे स्टेक्स जुड़े हुए हैं जमहूरी निज़ाम के, जमहूरी अमल के, और हमें तो ये कहा गया था कि ये जो अदम एतमाद लाई गई है वो आईनी है, वो जमहूरी है, लेकिन कल के बयान के बाद तो कुछ और ही पता चल रहा है। ये सारा सिनेरियो आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? जी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस की हम परफॉर्मेंस देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर इलेक्शन में नीचे आ रही है और इस दफा उन्हें मेरा ख्याल है 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिली हैं जो कि उनके लिए खासी मायूस कुन है। तो इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं। उनका ये ख्याल है कि इस सारे मामले को धांधली की नज़र से देखा गया और कुछ फेवरेट्स को जितवाया गया। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऐसे तमाम शिकायत का अजाला करे, क्योंकि ये सिर्फ एक सूबे में शिकायत नहीं है, ये 4 सूबों में ऐसी शिकायत मौजूद हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो कि आरओ की तरफ से रिजल्ट जारी किए गए उनसे यकसर मुख्तलिफ नजर आते हैं।
तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो गुज़िश्ता 2 इंटरव्यूज दिए हैं, इनसे भी ये बात पता चलती है कि पीडीएम हुकूमत के आने से पहले भी इमरान हुकूमत को हटाने की जो कोशिशें हो रही थी, उनके बारे में यही था कि असम्बली के बाहर से कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक ना लाई जाए, बल्कि असम्बली के अंदर ही जो ऑप्शंस मौजूद हैं आइन और कानून के अंदर, उसी पे अमल किया जाए। इसी वजह से हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद के अंदर तहरीक इंसाफ से अलहदा होने वाले 15 से 20 MNAs को भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि उस वक्त उनके ऊपर वफादारियां तब्दील करने का या लोटा बनने का इल्जाम ना लग सके, और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों को ही कायल किया गया। तो ये मामला सियासी तौर पर खासा दिलचस्प होता जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद इंकशाफात भी सामने आए। लेकिन मौलाना की स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ इसमें इन्वॉल्व थे, और वो बारहा यही कहते रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि उनका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो थोड़े अरसे बाद हमने देखा है कि कोई ना कोई इस तरह का इंटरव्यू, कोई ना कोई स्टोरी मंजर आम पर आ जाती है, जिसमें फिर सारा चट्टा कट्टा खुल जाता है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। 2017 में जो हुआ वही फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन सब ने मिलकर ही ये सब किया है। मौलाना साहब पर आखिर किस चीज का प्रेशर था जो आज ये बता रहे हैं कि उनके कहने पर सब कुछ किया तो इन तमाम सियासी जमातों ने ही? जी, पाकिस्तान की सियासत में चूंकि सियासी अक़दार इतनी मजबूत नहीं है, तो बहरहाल यहाँ पर इदारों की हदूद भी वाज़ेह नहीं है, और ये कुछ ना कुछ मुदाखलत हर दौर में रहती है। बुनियादी मसला ये है कि ये तमाम बातें उस वक्त की जाती हैं जब वो लोग साबिक हो चुके होते हैं। साबका एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके पास इख्तियार और ताकत नहीं होती, जबकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास इख्तियार और ताकत होती है। तो इसलिए अब ये जितनी भी कहानियां गुज़िश्ता 2 साल से सुनाई जा रही हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट की टीम है वो रिटायर होकर घर जा चुकी है। तो इसलिए ना तो वो जवाब देने की पोजीशन में है, और ना ही वो कोई चीज एक्सप्लेन करने की पोजीशन में है। लेकिन साहब, इंतहाई माजरत के साथ अगर मैं गलत हूं तो शायद आप मेरी तस्दीक भी करेंगे, जो आपने कहा ना कि जब साबिका एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान रिटायर्ड हो गए तो जाहिर सी बात है वो जवाब देते, लेकिन अब तो उन हाजिर या मौजूद लोग तो जवाब नहीं दे सकते। पर हमने देखा है कि जब भी अस्थिर हुकाम पर कोई ना कोई आंच आती है, कोई ना कोई बात आती है, तो अपने सीनियर्स का एहतराम किया जाता है, साबिका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कदर की निगाह से देखा जाता है, कोई भी उठने वाली उंगली जो है वो तोड़ दी जाती है। लेकिन इसके बरक्स जब हम जजेस के हवाले से बात करते हैं, अदलिया के हवाले से बात करते हैं, स्पेशली सियासतदानों के हवाले से बात करते हैं, तो कोई भी एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। और यही वजह है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही कि नवाज शरीफ भी वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये सियासतदानों के हवाले से इस तरह के मसाइल तो हैं, चूंकि पाकिस्तान की मुक़्तदरा की कुछ रवायात हैं जिनकी वजह से वक्त के साथ उनकी ताकत में इजाफा हुआ है, और उस ताकत में इजाफे की एक वजह यह भी है कि इदारे को बतौर इदारा देखा जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसकी जो इदारे के अफसरान की गलतियां हैं उनको इदारे के अंदर ही चेक कर लिया जाता है, बाहर उनको नहीं लाया जाता। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इदारे इतने मजबूत नहीं हैं या उनका मजबूत नहीं होने दिया गया, तो इसलिए इस साइड पर कीचड़ ज्यादा उछलता है और उस साइड के ऊपर ऐसी चीजें नहीं होती। हालांकि ताली दोनों हाथों से बचती है, तो मुझे आपकी इस बात से इत्तफाक है कि बहरहाल मामलात इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि सियासतदानों के ऊपर तनकीद करना, उनको हरफ तनकीद का निशाना बनाना ज्यादा आसान है, सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों को उछालना ज्यादा आसान है इसके निस्बत कि दूसरे इदारों के लोगों पर बात की जाए। ठीक है माई साहब, कल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त किया था JUIFA के पास मुलाकात करने, और फिर मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से कह रहे हैं कि धांधली हुई है, KPK में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, तो फिर मौलाना के खिलाफ धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है या किसी और ने की है, मौलाना को हराया गया है? क्योंकि ये बात समझ से बाहर है कि अगर धांधली का वो इल्जाम लगा रहे हैं फिर तो इल्जाम PTI पर ही लग रहा होगा, फिर उन्हीं के साथ मिलकर एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत हैं। उनका मसला ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, उनका ये ख्याल है, दोनों बड़ी पार्टियों का यह ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फराइज मनसबी जो हैं वो दुरुस्त तरीके से, आईनी तरीके से अंजाम नहीं दिए। तो इसलिए तमाम इन दोनों जमातों के अलावा भी तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही हैं कि वो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करे। कराची में हमने देखा
कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं नहीं जीत रहा। तो बहरहाल इसका जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है। तो इसलिए अगर मुस्लिम लीग नून के सामने तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हुए हैं या वो साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह उनकी वो शिकायत हैं जो इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन बयानात की नफी कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम लोगों की मंशा के मुताबिक या सोशल मीडिया के मुताबिक तो फैसले नहीं कर सकते, हमने रिजल्ट्स को देखकर फैसला करना है। अच्छा, एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है या आना जाना जब शुरू हो चुका है, हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत किसकी बनने जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि जमहूरी अमल के लिए ये एक नेक शगुन है कि बिलाखिर वो जो डेडलॉक बरकरार था सियासी जमातों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चलकर मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी से भी बातचीत कर सकती है, दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी डायलॉग टेबल पर आ सकती हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेफाक से इत्तेहाद की बातें जो है वो सामने आ रही है कि केपीके में गवर्नमेंट बनेगी। जी बिल्कुल, मुझे तो ये बहुत खुशाइंद लग रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले गुज़िश्ता 5 साल में सियासी तौर पे माहौल जितना पोलराइज हो चुका था, नफरतें बढ़ चुकी थी, सियासी इख्तलाफ के बजाय सियासी मुखालफतें हो रही थी, तो उसमें चीजें काफी सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका था। तो इसलिए अगर इसको सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए कोई काम किया जा रहा है या लोग मिल के चलने की बात कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सियासतदानों को ये याद दिलाना चाहिए कि वो माजी में क्या करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर कोई खुशकिस्मती से कोई मुस्बत रवायत बनने जा रही है तो मेरा ख्याल है कि चलते रहना चाहिए। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान इस वक्त इन चीजों के हवाले से कुछ मजीद खराबी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे सामने मुआशी हालात हैं, हमारे सामने दहशत गर्दी की सूरत हाल है, महंगाई का मसला है, और ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं आवाम के ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल में ये जरूरत है कि सियासी जमातें बहरहाल कुछ कॉमन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक करके आगे चलें, ताकि कम से कम पाकिस्तान को और उसके अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके और उनकी फलाह बहबूद की जानिब कुछ ना कुछ कदम उठ सके। ठीक है, लेकिन माजिद निज़ामी साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं, अगर कोई पुरकशिश ओहदा मौलाना साहब को ऑफर कर दिया जाता है, अगर सदर पाकिस्तान का ओहदा ऑफर कर दिया जाता है, तो फिर बिल्कुल आप किस तरह से देख रहे हैं, फिर इस नैरेटिव से वो हट जाएंगे कि फिर सियासतदान करते तो ऐसे ही हैं? बिल्कुल, उसकी वजह यह कि हुकूमत साजी नाम ही इस चीज का है कि किस सियासी जमात को कितना शेयर मिलता है। तो इसलिए तमाम सियासी जमातें इस मामले में हक बजानिब हैं। मेरा ये जरा गैर मकबूल मेरी राय है कि सियासतदान चूंकि हुकूमत साजी के लिए ही 5 साल जद्दोजहद करते हैं, तो इसलिए उन्हें किसी ओहदा को लेने में या किसी ओहदे की तकसीम के अंदर उनके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह ये कि तमाम लोग ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़के सियासत करके हुकूमत में आए और हुकूमत साजी के जरिए कुछ ना कुछ डिलीवर करें। तो अगर सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मेरे ख्याल में मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है, ना हमें होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंतखाबात से इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात के बाद भी अदम इस्तेहकाम का रास्ता वो मजीद बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया आपका सिंतज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब अपना वक्त देने के लिए, और डेफिनेटली हम भी यही चाह रहे हैं कि आम इंतखाबात का अमल तो मुकम्मल हो चुका, जल्द से जल्द इस मुल्क में नई हुकूमत आए, वज़ीर आज़म का ओहदा जिस भी किसी के पास जाए वो उसका दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करे, ताकि मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा ये फौरी तौर पर हो सके। ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन आसार ऐसे नजर नहीं। बिल्कुल ऐसे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे हुकूमत साजी के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि तमाम ही जमातें अब आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। जैसे से ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचा है, लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात भी फिर रही हैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि वो ये कहते दिखाई दिए हैं कि बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो JUIFA है उससे भी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से उनके रहनुमा करते हमें दिखाई दे रहे हैं।
इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं कैसर अहमद शेख साहब, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हुकूमत साजी के अमल में उन्हें कितनी कामयाबी मिली है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत बनाने की आप तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपकी बात हो रही है, राब्तों का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं वो भी तरीके हिसाब से बातचीत के लिए इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक आज़ाद ग्रुप जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता है और 2 पार्टियां, ये 3 उभर के आई हैं इलेक्शन में जो इलेक्ट हुए हैं। तो ये तीनों किसी के पास ग्रुप के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, तो आपस में गुफ्तगू हो रही है। देखिए कोई 2 भी आपस में अलायंस करेंगे, ज़्यादातर चांस तो यही है कि पुराना अलायंस है, MQM के भी 17 सीट्स हैं, तो पुराना अलायंस है हमारा PMLN का, पीपल पार्टी का और MQM का। फजलुर रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल थे उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि वही अलायंस कायम रहेगा और जो कंटिन्यूशन है पिछले कुछ अरसे की हुकूमत की वही जारी रहेगी उसको। लेकिन ये बातचीत हो रही है, अभी हतमी बात तो कुछ भी नहीं है आपस में। देखिए क्या रिजल्ट निकलता है जी। चलिए कैसे साहब, अगर एक लम्हे एक दूसरे से यही जी कैसे साहब, कदा कलामी की माजरत, अगर एक लम्हे को ये मान भी लिया जाए जो आप कह रहे हैं या जो पार्टी पर सोच रही है कि वही इत्तेहाद कायम रहेगा जो पहले 16 माह की हुकूमत में रहा है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से बड़े मियाँ साहब को वतन वापस लाया गया, तो फिर क्या हम ये समझे कि सियासी तौर पर उनके साथ हैंड कर दिया गया है? क्योंकि लाए तो उन्हें 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनाने के लिए थी, लेकिन अब वो कहीं पर भी नहीं है। नहीं, 2/3 की तो कहीं बात ही नहीं हुई। मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, अगर आपने सुने हो तो ये कहा, आज से पहले 2 महीने 3 महीने, ये 1.5 महीने से ये कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी भी अक्सरियत बनाने नहीं जा रही। देखिए सिंध में पीपल पार्टी का बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और पंजाब में PMLN मजबूत है, तो ये कोई अक्सरियत वाला तो यहाँ पाकिस्तान में ये नज़र ही नहीं आ रहा था। ये नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब आए कि उनको क्योंकि हटाया गया था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली उन्होंने। बहरहाल वो उनके मामलात कोर्ट में थे और कोर्ट ने उनको भी क्लियर किया है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हमारे सुप्रीमो लीडर हैं और उन्हीं की गाइडेंस पे और उन्हीं के कहने पे ही होता है, मामलात चलते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में देखिए मुख्तलिफ फोर्सेज हैं और जब तक वो अलायंस नहीं होगा कोई सिंगल फोर्स ऐसी नहीं है जिसकी मेजॉरिटी जिसको मिल सके। ये तवक्को के मुताबिक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कैसर साहब आपके सुप्रीम लीडर के नाम पर ही और उन्हें देखकर ही लोग वोट डालते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रिवायत तो ये रही है कि वोट नवाज शरीफ साहब का है। आप ही का वर्कर, आप ही का वोटर इस बात से नाराज है कि जो मैंडेट नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दिया था वो अगर अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं तो काफी लोग जो है उसमें रिजर्वेशंस रख रहे हैं। इस फैसले को वो बेहतर अंदाज में नहीं देख रहे हैं क्योंकि वोट उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कास्ट किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ही सब कुछ देख रहे हैं, वही जो फैसले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो नॉमिनेशन की है या चीफ मिनिस्टर की नॉमिनेशन, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही लड़ाए। कोई वोटर हम सब को जो हमें वोट मिले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे ज़रूर मिले हैं, लेकिन उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब तो सरबराह हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसमें कोई किसी बंदे को इख्तलाफ नहीं है कि उनका नॉमिनेटेड जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो खुद अब उनकी सेहत भी आपको पता है कि पूरी मुकम्मल, वो तो काफ़ी अरसे से उनकी सेहत में मामलात चल रहे हैं, तो उन्होंने ही नॉमिनेट किया है और हमारा वोटर पूरी तरह खुश है इसमें। लेकिन कैसे साहब अगर सेहत के मामलात खराब थे तो वो इलेक्शन के बाद ही हमें क्यों वो मामलात खराब दिखाई दे रहे हैं? जो 5 तारीख को या 6 तारीख को हम हेडलाइंस देख रहे थे बहुत से न्यूज़पेपर्स के, वहां पर फिर आप लोगों ने एड्स क्यों प्रिंट करवाए कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ, वो सेहत एकदम से कैसी खराब हो गई? बड़ी खराब हो जाती है। वो तो अभी क्लियर किया ना, खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लियर किया कि अगर तो सिंगल मेजॉरिटी मिल जाती है उनको, जिसकी तवक्को मैं यही तो पूछ रहा हूं, फिर उनकी सेहत ठीक हो जाती। लेकिन क्योंकि नहीं, सेहत नहीं ठीक हो जाती, वो ज़रा स्मूथ होता ना उसमें। देखिए इसमें ज़्यादा अलायंस की हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं है, मुख्तलिफ पार्टीज़ को साथ लेके चलना है। तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना था कि अगर उनकी बात
मानी जा रही है, उनको अक्सरियत है। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो हम कोशिश कर रहे थे, अगर मिल जाती तो फिर हुकूमत समूथ इतना ज़्यादा उसमें अलायंस के साथ राब्ते करना ना होते ना। तो बहरहाल ये तो पार्टी का डिसीजन है, सबने मिलकर डिसीजन किया। तो हमें मियां साहब की असल ताकत का पता चलता। वो आप दुरुस्त कह रही है, उसमें तो अब जो रिज़ल्ट आए सामने, वो रिज़ल्ट के बाद ये फैसला किया गया है ना, और फैसले सारे मियां नवाज शरीफ साहब के ही हैं, वही फैसले कर रहे हैं। तो इसलिए वो तो लीडर हैं हमारी पार्टी के शुरू से ही, उसमें से कोई दो राय नहीं है। और अब देखिए कि अब अभी तक तो हतमी फैसले नहीं है ना, क्या रिजल्ट निकलते हैं, अलायंस कितना कामयाब रहता है, ये सारी चीज़ें आइंदा चंद दिनों में। और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की भी हम देख रहे हैं कि वो मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ इंटरव्यूज भी उनके सामने आ रहे हैं, तरीके अदम एतमाद पर वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें तरीके अदम एतमाद लाने का कहा गया था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब एक हो जाते हैं, तो आप लोग फिर ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मौलाना ने आपको भी दावत दी थी कि आए हमारे साथ बैठकर ऑपोजिशन करें, बना लेने दें हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो बना सकते हैं तो। देखिए, कोई भी पार्टी जो मेजॉरिटी बनाएगी ना, जिसके पास अक्सरियत होगी, वो हुकूमत बनाएगी और दूसरे अपोजिशन में बैठेंगे। तो तैयार तो हर पॉलिटिशियन तैयार रहता है कि वो हुकूमत भी बनाए, और अगर नई हुकूमत मिल सके तो अपोजिशन में बैठे। इसमें तो कोई मैं समझता हूँ कि PTI ने जो पीछे किया, जब उनकी हुकूमत चली गई तो उनके पास 155 सीट्स थी, वो छोड़ के चले गए। हालांकि पार्लिमानी पार्लिमानी जो सिस्टम है उसमें तो मेजॉरिटी हुकूमत बनाती है, और दूसरी और नो कॉन्फिडेंस भी उसका पार्ट है, वो हिस्सा है पार्लिमानी जमहूरियत का। तो वो PTI वाले नाराज़ होकर बाईकाट कर गए। अब ये बाईकाट जो है ना, ये कहीं जमहूरियत में ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। उससे आपने देखा कि कितना नुकसान हुआ है। जो हुकूमत वो रहते असम्बली में रहते, हो सकता है फिर कोई पार्टी उनके साथ अलायंस कर लेती और फिर हुकूमत में भी आ सकते थे। ये चंद महीने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग रहा है कि अपनी माजी की गलतियों से अब सबक सीख रही है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून भी अपनी गलतियों को कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाराज, निसार अली खान साहब तो बहुत पहले ही छोड़ गए, बिफ्ता साहब भी हमें नाराज नजर आए, और जुबैर साहब भी हमें नाराज नजर आए, क्योंकि मामला यही था कि छोटों के नीचे रहकर काम नहीं किया जाएगा। देखिए माशाल्लाह आप भी कितने तजुर्बेकार हैं, लेकिन फिर भी वजारत आला के लिए मरीम नवाज साहिबा को देखा जा रहा है। जी दुरुस्त आप कह रहे हैं कि गलतियों से सबक सीखा जाता है। PTI को अब समझ आ गई है, अब वो अपोजिशन में भी बैठने को तैयार लग रहे हैं मुझे जी। और पहले वो अपोजिशन में बैठने को कहते थे वही बाईकाट करें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी ये चाह रही है, नई लीडरशिप है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने सीजन लोग जो है वो वक्त के साथ साथ नए यंग लोग, आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स को ज़रूर है, उनको इंक्लूड करना है, नई लीडरशिप को आना है। और ये गलतियों से आप दुरुस्त कह रही हैं कि सबक सीखा जाता है और सीखा जाना चाहिए, और हमारी जमहूरियत जो है ना मैच्योर हो रही है। अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं ना, हम हर सूरत में, ये नहीं कि हर सूरत में हुकूमत हमने बनानी है, हमें अपोजिशन में बैठना भी अगर पड़ता है तो वो हमें। लेकिन फिर कैसे साहब आप किस तरह से देख रहे हैं विद इन द पार्टी भी फिर रिजर्वेशंस हैं? आसिफ किरमानी साहब भी ये कह रहे हैं कि मरियम अभी प्री मेच्योर हैं। इसी तरह की बात आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कर चुके हैं। तो तमाम जमातों को फिर खुद से भी तो एनालिसिस करना चाहिए, क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा इससे पहले किसी भी ओहदे पर मौजूद नहीं थी, किसी भी गवर्नमेंट के काम में मौजूद नहीं थी, जबकि उनके बरक्स हमजा शहबाज तो काफी काम कर चुके हैं पंजाब में। अभी तो मरियम नवाज साहबा ने बहुत एक्टिविटी की है। उन्होंने, आपने देखा है कि जिस भी जगह वो क्राउड पुलर थी, और जो भी उन्होंने जलसा किया, जो भी उन्होंने, और बहुत अरसे से पॉलिटिक्स कर रही हैं। अगर वो आई हैं, वो नई लीडरशिप है, और एक मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन को भी चार्ज लेना चाहिए। तो अच्छी बात है ये तो, और सब पार्टी को ये एक्सेप्टेबल है। जो जिन चंद लोगों को आपने हवाला दिया ना, उनमें से इलेक्टेड बंदा तो मुझे एक भी नजर नहीं आया। जितने नाम आपने लिए उनमें नया इलेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ। तो अनइलेक्टेड लोग बात कर रहे हैं, तो वो मैंने एक मिसाल दी थी। मैं तो तजुर्बेकार लोगों के हवाले से बात करी थी, और अगर इलेक्टेबल्स के हवाले से बात करें तो हमजा शहबाज भी इलेक्ट हुए हैं, उनको क्यों नहीं देखा जा रहा?
देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, और मरियम नवाज साहबा को नॉमिनेट किया गया है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो सारे ही पूरे सब लोग हैं, हम लोग भी हैं पार्टी में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को और हमारी राय बिल्कुल। कैसे सब यही तो सवाल है कि आप लोग भी पार्टी में मौजूद हैं, दूसरी सीनियर लीडरशिप भी हमेशा से ही पार्टी में मौजूद रही थी, लेकिन जब तक हम देखते हैं जब हुकूमत साजी का अमल होता है, वजीर आजम बनना है, वजीर आला बनना है, तो फिर वो मियाँ बरादरान फैमिली से बाहर उस ओहदे को नहीं जाने दे रहे हैं। सवाल यह है, तनकीद आप लोगों पर ये हो रही है, मरूसी सियासत से जान नहीं छुड़ा पा रहे। देखिए ग्रेजुअली होगा पॉलिटिक्स में, आपने सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स देखी है, इसमें ज़्यादातर यही रहा है, क्योंकि पॉपुलर होता है, एक फैमिली पॉपुलर होती है तो लोग उसको वोट देते हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। अभी हमारी जमहूरियत जो है ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि नई पार्टियां आ रही हैं, उनमें से लीडरशिप आएगी, और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोग जिसको चाहते हैं, चाहे वो एक ही फैमिली को बार बार वो चाह रहे हैं, तो उसमें किसी को बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट होके आ रहे हैं। लास्ट कमेंट दे दीजिएगा आजाद उम्मीदवारों के हवाले से, नंबर गेम अब आपको क्या लग रहा है, कहां तक पहुंच जाएंगे? मुझे लगता है देखिए कंफर्टेबली हुकूमत, वही जो अलायंस हमारा पुराना है ना, वो ये अलायंस हुकूमत बनाएगा, और कंफर्टेबल हमारे पास पोजीशन है। पीटीआई के आज़ाद मेंबर आए हैं। ठीक है, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम मखदूम के असर अहमद शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ वायरल वीडियोस जो कि फिर सोशल मीडिया पर हमें दिखाई देती हैं कि बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, मिलियंस में उनके लाइक्स जाते हैं। तो ऐसा ही एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है भारतीय शहर पुणे में, जहां मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं खौफनाक के मनाजिर हैं। जब हम कुदरती आफात की बात करते हैं तो फिर हमें नज़र आता है अजीबो गरीब नज़ारा देखकर जो कि हमें खौफ में भी मुब्तला कर रहा है। पुणे का मुज़ाफ़ाती इलाका है केशवनगर और करहाड़ी गोथन के आसमान पर मच्छरों का ये झुंड देखा गया, जिनकी मौजूदगी ने आसमान का रंग काला कर दिया था, और मच्छरों की ये बड़ी तादाद दरिया मौला मिठा में पानी की सतह में इजाफे के सबब इसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये वजूहात हैं। और जो मनाजिर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बड़े ही अजीब और खौफनाक किस्म के मनाजिर हैं, और यही कहा जा रहा है कि ये नहीं है कि कुछ वक्त के लिए ऐसा हुआ, ये वहां पर ये जो झुंड था 3 से 4 रोज तक इसने इस पूरे इलाके को घेरे रखा है। अच्छा, हमने ये देखा है कि जो इंडिया के लोग हैं अनवार, वो थोड़े से ना ज़हनी तौर पर बिलीव करते हैं, ब्लैक मैजिक में भी उनकी बड़ी इंट्यूशन उसमें हमें नजर आती हैं। तो ये लोगों के लिए जो था ना वो एक काबिले गौर जो था वो सारा मंजर था, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 रोज तक रहा है। बहरहाल ये वीडियो तो हमने आपके साथ शेयर की, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम्स में मजीद गिनीज बुक ऑफ गिनीज के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे ही हांगकांग में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, जहां पर एक शॉपिंग मॉल में तकरीबन 38,000 जो बैलून्स हैं उनको इकट्ठा करके एक ड्रैगन जो है उसका मुजस्मा तैयार किया गया। और फिर हमने देखा कि गुब्बारों से आर्ट बनाने में माहिर जी टाई विल्सन पेंग और किनलिंग हो ने 60 से ज्यादा रजाकारों के साथ मिलकर ये हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया। और इसकी कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल हमने देखा कि गुब्बारों से बनाए गए ड्रैगन की जब उसकी मेजरमेंट की गई तो उसकी लंबाई 137.04 फीट थी। बिल्कुल, और इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से गुब्बारों से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन के एजाज से नवाजा गया है, जिसके मनाजिर इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये मुजस्समा चाइनीज न्यू ईयर की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मनाया गया है और फरवरी के आखिर तक ये अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। दोनों आर्टिस्ट का ये इस हवाले से कहना है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस बात को यकीनी बनाना था कि ड्रैगन गुब्बारों के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ के जो बगैर, उसका जो सहारे के बगैर अपनी जगह पर कायम दायम रहे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट कामयाबी इन्हें मिली है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ गया है। बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चों को खासतौर पर इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ी पसंद आती हैं। अच्छा, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज किए गए हैं बैलून्स के, उससे ऐसे मालूम होता है कि जैसे ड्रैगन बिल्कुल असली है, बड़ा रियल है।
तो वो बड़े पॉप कलर्स यूज नहीं किए गए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही रियल कलर्स जो हैं उसकी सिलेक्शन रखी गई है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन हमें बड़ा ही रियल फील होता हुआ नजर आ रहा है। वी जस्ट होप अगर आपके बच्चे भी वहां पर होते तो वो बड़ा एंजॉय करते, सेल्फीज लेते। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर शामिल करेंगे साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के हवाले से। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत उन्होंने लिखा है और इसके खत के मतन में लिखा गया है कि 10 जनवरी को मुस्ताफ़ी हो चुका हूं, मंजूरी का नोटिफिकेशन भी शाया किया जा चुका है। इस्तीफे के बावजूद मेरे खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई जारी है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लेने का पाबंद नहीं हूँ। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है। सईद बताएगा मजीद के अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का एक खत मंजर आम पर आया है, जो उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये खत लिखते हुए उन्होंने कुछ इसमें वजूहात बताते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। मैंने 10 जनवरी 2024 को इस्तीफा दिया था, जिसे सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया था। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके अलावा खत के मतन में यह भी कहा गया है कि आईन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। खत में मजीद कहा गया है कि मैं आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं हूँ। इसी हवाले से जब गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल का इजलास हुआ था तो जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अपना वकालतनामा भी वापस लेते हुए कहा गया था कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने इस हवाले से सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को भी एक खत लिखा है और मैं अपना वकालतनामा वापस लेता हूँ, क्योंकि काउंसिल रूल्स के मुताबिक कार्रवाई सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ ही जारी रखी जा सकती है। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से 10 जनवरी को अचानक अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाते हुए कहा गया था कि कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से मैं अपना काम मजीद जारी नहीं रख सकता, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गुज़श्ता साल 10 के करीब शिकायत दायर की गई थी और इन शिकायत में इख्तियारात से तजावुज और आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकायत थी, जिस पर जुडिशल काउंसिल। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है साइफर केस और तोशाखाना नैब केस के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। दोनों केसेस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई। लतीफ खोसा एडवोकेट ने अपीलें दायर करने की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जीशान सैयद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी जीशान। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से साइफर केस और तोशाखाना तहफ़ के फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जबकि इद्दत में निकाह केस के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। अब उनको डायरी नंबर वगैरह लगाना जो है वो बाकी है। ताहम बानी पीटीआई के जो वकील है लतीफ खोसा ने पिटीशन दायर करने की तस्दीक कर दी है और 30 जनवरी को साइफर केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि 31 जनवरी को तोशाखाना तहफ़ केस में इमरान खान को 14 साल केस और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ताहम इद्दत निकाह केस का जो फैसला है वो चूंकि सेशन ट्रायल कोर्ट ने दिया था, तो उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। उसमें भी बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया जीशान सैयद, अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। पीएसएल सीजन 9 का जो है आगाज होने जा रहा है और इस सीजन को सभी इंजॉय करने के लिए तैयार है, क्योंकि आम इंतखाबात मुकम्मल हो चुकी हैं। गो कि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सी नशिस्तों पर नतीजा जाना बाकी हैं, लेकिन
लोगों के मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए फाइनली जो PSL सीजन 9 की सेलिब्रेशन से उनका आगाज होने जा रहा है। और हम ये देखेंगे कि ऐसे में जो उसकी इफ्तिताही तकरीब है उसमें गुलकार अली जफर, आयमा बेग समेत नूरी और आरिफ लोहार अपने फन का जलवा बिखेरेंगे। तो इफ्तिताही तकरीब के दौरान लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा और तकरीब का आगाज 6:30 बजे कजाफी स्टेडियम में होगा। बिल्कुल ऐसी है, और जो जबकि स्टेडियम के जो गेट हैं वो शायकीन क्रिकेट के लिए 3:30 बजे ही खोल दिए जाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये है कि PCB ने जो मुफ्ता स्कीम थी वो अब खत्म कर दी है। अब तमाम ही लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड, उसको सपोर्ट हम सभी ने करना है। जो VIP बॉक्सेस थे उनके टिकट्स भी अब फरोख्त किए जाएंगे। और दूसरी जानिब कौमी टीम के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने भी PCB से राहें जुदा कर ली हैं। और उनके मुख्तसर से दौर में हमने देखा था कि पाकिस्तानी टीम को यके बाद दीगरे शिकस्तों का मुंह देखना पड़ा था। और दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ही हार्श डिसीजन भी लिया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया गया है। और ये फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से जब उन्होंने इनकार किया था उसकी तहकीकात की रोशनी में किया गया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी ने ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के हवाले से ही हम जानना चाहेंगे कि ये इतनी जल्दी जो तब्दीली है फिर वो क्यों कर दी जाती है जब मर्जी के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। गो हफीज उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं। बहुत से प्लेयर्स के साथ हमने देखा कि उनका इस तरह की इतलात भी आती रही हैं, रवैया बेहतर नहीं है। लेकिन इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये डिसीजन तो होना ही था क्योंकि जब से तब्दीलियां आई हैं इधर, जब से मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे PCB चेयरमैन बने हैं और साथ में ज़का अशरफ की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। मोहम्मद हफीज ने जो है वर्ल्ड कप के बाद जो है टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम डायरेक्टर बने थे, लेकिन उनके दौरान जो है पाकिस्तान को काफी शिकस्त के सामने पड़ी। बल्कि जो है 3 टेस्ट मैचेस हम हार चुके थे, 4 T20s और फिर 1 जो है सिर्फ T20 जीते थे। और साथ साथ में देखें तो प्लेयर्स के जो मोराल था, प्लेयर्स का जो मूड था वो काफी डाउन था। और साथ में इसलिए था क्योंकि उनके साथ और मोहम्मद हफीज के साथ एक काफी बड़ी कम्युनिकेशन गैप थी और मसाइल आ रहे थे दोनों के कैंप्स के दरमियान। तो ये एक्सपेक्टेड था और हम ये कह सकते थे कि मेरे ख्याल से मोहम्मद हफीज को पहले ही जो है सिलेक्ट करना और साथ में जो अपॉइंट करना, ये बहुत एक गलत फैसला था। क्योंकि जो है ये बहुत गलत फैसला था क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट थे और आप सिर्फ जो होते हैं आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक टीम डायरेक्टर चाहिए। ठीक। अच्छा अली, मोहम्मद हफीज की अपॉइंटमेंट तो आपको गलत फैसला लगा, लेकिन हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये जो है पिछले 24 घंटे में ये अपडेट आई है ये साथ में हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ की अगर बात करें तो टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान को जरूरत थी कि साथ में जो है फास्ट बॉलर्स आए, सिर्फ शाहीन शाह आपके फिट थे और आपके बॉलर्स काफी अनफिट थे। नसीम शाह को हमें पता है कि वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए, साथ में जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो अनफिट थे। तो जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड होते हैं तो आपको हर सूरत जो है जब भी आपको मुल्क की जरूरत हुई किसी भी फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट में, आपको अपनी जो साथ में मौजूदगी दिखानी होती है। अवेलेबिलिटी बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि सिर्फ वाइट बॉल खेलेंगे और साथ में लीग क्रिकेट खेलेंगे, जिसकी वजह से इसमें ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही फैसला है PCB। लेकिन अली, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहेगा, तो ये या यही फैसला आना था या अभी जो नई मैनेजमेंट आई है उसके बाद ये डिसीजन आया है? देखा, मेरे ख्याल से ये आना था, लेकिन जब से नई बोर्ड आई है, नई से मैनेजमेंट कमेटी जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने हेड किया है, उन्होंने आके एक्सपेडाइट इसलिए किया है क्योंकि ये गलत फैसला था हारिस रऊफ की तरफ से, क्योंकि आपको हमेशा अपने मुल्क के लिए अवेलेबल होना चाहिए जो भी फॉर्मेट हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है क्योंकि आगे जाके जो है और भी प्लेयर्स इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। अच्छा अली, ये भी बता दीजिए जरा क्विकली, कल जो PSL सीजन 9 की तकरीब होने जा रही है उसमें क्या रौनक लगने जा रही है? और इस बार तो PCB ने मुफ्ता भी खत्म कर दी है।
देखिए अगर ये कल की बात करें तो कल का जो हो रहा है इफ्तितार लाहौर में हुआ, गद्दाफी के स्टेडियम में लाहौर में, और पिछले साल जो हुआ था वो मुल्तान में हुआ था, और ये 1 महीने तक चलेगा और फिर 18 मार्च तक ये फाइनल होगा, ये कराची के नेशनल बैंक अरीना में होगा। तो कल काफी हम कह सकते हैं कि काफी तैयारियां की गई है ओपनिंग सेरेमनी के लिए, और साथ साथ में जो है 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियंस जो होंगे, और लाहौर का मुकाबला हो गया 2 बार के चैंपियंस इस्लामाबाद से। तो मेरे ख्याल से बहुत पूरे मुल्क काफी देर से इंतजार कर रहा है, और PSL का काफी रौनक बहुत मतलब इस दफा बहुत कम्पिटिटिव होगा। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उनका भी यही कहना था कि हारिस रऊफ के हवाले से भी जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया गया है कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है और मुल्क को आपकी जरूरत है तो फिर आपको वो सीरीज खेलने जानी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी जो लीग्स थे वो में खेलते उस वक्त दिखाई दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ पाकिस्तानी इकॉनमी पर बात कर लेते हैं, और जिस तरह से पेट्रोल बम एक बार फिर से अवाम पर गिराया गया है। पहले हमने सुना था कि गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, अब इतलात ये मौसूल हो रही है कि जो पेट्रोल की कीमतें उसमें इजाफा किया गया है। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे बढ़ाया गया है, डीजल 8 रुपए 37 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। तो सिर्फ आवाम को इजाफा ही इजाफा इस वक्त देखने में मिल रहा है। निगरान हुकूमत जाते जाते भी जो इजाफे है वो इस वक्त करती जा रही है, और जो आम मसला है तमाम लोगों के लिए वो मसला ही सिर्फ महंगाई का है। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि निगरान हुकूमत काम कर रही है या कोई इलेक्टेड हुकूमत काम कर रही है, लेकिन जिस भी हुकूमत की हम बात करें वो आवाम को कोई भी रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है, हुए नजर नहीं आ रही। इसी पर बात करते हैं, माहिर मुर्शिद इरफान मुफ्ती ने हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया अब्कर खान साहब अपना वक्त देने के लिए। सर जी, जो रात के पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, उस पर तुम आपके एनालिसिस लेंगे ही, लेकिन जो ओवरऑल हम सिचुएशन देख रहे हैं ना अनवार इस वक्त पाकिस्तान में, वो डेफिनेटली हमें ना सिर्फ मौशी इस्तेहकाम की जरूरत है, हमें सियासी इस्तेहकाम की भी जरूरत है, और ऐसे में मौशी इस्तेहकाम हमारा तभी आएगा जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद होगी। लेकिन हम बदकिस्मती से ये देख रहे हैं कि जो गैस की कीमतें हैं वो भी 70% जो है वो महंगी कर दी गई हैं, और जो कल एक खबर आई उसमें भी मैं भी उसे पढ़ने के बाद ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि जो गाड़ियों की सेल्स टैक्स है उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। और देख रहे हैं कि हर ही चीज में इजाफा किया जा रहा है, किसी भी सेक्टर में आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। माहिर मैशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइसेस पर ही आपका कमेंट चाहेंगे। निगरान हुकूमत जाते जाते भी जो महंगाई है वो करती जा रही है, गैस की कीमतें हैं 67% वो बढ़ा दी गई हैं, बिजली के बिल हमारे रोज सुनते हैं कि यूनिट की प्राइसेस भी बढ़ा दी जाती हैं, तो रिलीफ तो कोई भी नहीं दे पा रहा। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने मुनासिब बात कही। कुछ तो पेट्रोल प्राइस ग्लोबल इस वक्त जो प्राइस का इफेक्ट है वो मौजूद है हमारे सिस्टम पर, जैसे क्रूड ऑयल और ब्रेंट दोनों ही इस वक्त अपवर्ड है, और आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो इस खित्ते में जंग हो रही है उसकी वजह से जो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, ये हौसियों के अटैक की वजह से, उससे का असर इस वक्त पेट्रोल प्राइस पर आया है। लेकिन जो बात बुनियादी है वो ये है कि हमारी इंटरनल डोमेस्टिक प्लानिंग में कहाँ फ्लॉज है, जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं कि हम रिलीफ नहीं दे पा रहे। देखिए पाकिस्तान अब से नहीं, पिछले कोई अगर मैं बात करूं 3 दहाइयों से हम एक बड़ी ही सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, जिसमें हमारा बजट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये है कि हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होते। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी हमारे बजट का जो डेफिसिट है वो 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है, और अगर इसमें बाकी सब्सिडीज को मैं शामिल करूं तो ये तकरीबन 3 ट्रिलियन का है। आप उसको पूरा करते रहते हैं और उसके लिए आप मजीद टैक्स लगाते रहते हैं तो रिलीफ की गुंजाइश नहीं बनती। सो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप अपने मईशत के और बजट के ढांचे को ठीक नहीं करेंगे, सब्सिडीज को नहीं रोकेंगे, जो आप गलत दे रहे हैं, मनात दे रहे हैं एक ख़ास तबके को, उसका हुजम कम नहीं करेंगे। देखिए आप पेट्रोल प्राइस में डाल सकते थे मजीद सब्सिडी। IMF ने आपके सामने 2 शर्तें रखी थी। एक कहा था कि या आप वो सब्सिडीज निकाल दें जो आप 6 यूनिट्स को देते हैं और प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, या फिर आप इसको एसेंशियल कमोडिटीज में कन्वर्ट करें। तो हमने दूसरा ऑप्शन ले लिया जिससे लोगों को नुकसान होता है। सो पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट जो खासतौर पर जो बाद में आई है, पिछले 16 माह की गवर्नमेंट, उसके बाद केयर टेकर,
इन्होंने उन मामलात को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान साहब, बदकिस्मती हमारी यही रही है, चाहे केयर टेकर सेटअप हो या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो, ऑप्शंस तो दी जाती हैं लेकिन गलत ऑप्शन का इंतखाब कर लेते हैं। दूसरा ये कि ये जो गैस के ऊपर 70% कीमतों में इजाफा हो गया है और गाड़ियों की कीमतों में भी जो सेल्स टैक्स है वो 25% बढ़ा दिया गया है। अब ये भी जो आम आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी का सबब है। देखिए, गैस में जो आपने टैरिफ बढ़ाया है वो तो IMF की शर्त है और ये तो आपको करना था, क्योंकि बात वही है कि जो कंडीशंस आपने IMF से तय किए हैं वो तो आपको पूरी करनी थी। लेकिन सवाल यह है कि उसका और ऑप्शन भी तो थे, वो ऑप्शन यही क्यों हम ले रहे हैं? सवाल मेरा यही है और मैं अब यही बात यहाँ कहूँगा कि जब तक आप जो अपने मईशत के लीकेजेस हैं उनको नहीं रोक और जो लोगों को आप रिलीफ देने का गुंजाइश है वो नहीं बनाएंगे, तब तक इसी तरह ही चलेगा। देखिए, अभी आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं कि इस गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस के बैंक बोरिंग की है। अब ये बैंक बोरिंग क्यों की है? ये इसलिए की है कि जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स थी वो होनी थी और कुछ हमारे गवर्नमेंट के खर्चात पूरे नहीं हो रहे थे। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 4000 अरब रुपए की बैंक बोरिंग। ठीक है, लेकिन इरफान साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? रमजान आगे आ रहा है, हुकूमत कुछ सब्सिडी दे सकेगी, आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा रमजान के महीने में भी, या फिर जो जखीरा अंदोज हैं वो उसी तरह से एक्टिव होंगे, प्राइसेस उसी तरह से हाई होंगी? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट दे सकती है अगर आप मुझसे पूछें, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आ रही है नई, उसका ये अहम फैसला होना चाहिए कि भाई हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हैं वो कम करें, जो हमने गलत पेमेंट्स की करनी है या कर रहे हैं हम या सब्सिडीज दे रहे हैं उसको फौरन कर्टेल करें तो आपकी गुंजाइश बन सकती है। देखिए, आपका पूरा रमज़ान का जो सब्सिडी पैकेज होता है ना, वो मेरे ख्याल में कोई 50 से 60 अरब रुपए का होता है। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। अगर आप चाहें तो ये अमाउंट सेट असाइड कर सकते हैं अगर आप अपने बाकी मामलात में से अखराजात को कम कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि अब सियासी जमातें जब आती हैं हुकूमत में तो उनको ये फैसले करने चाहिए कि हम बजाय इसके कि वही मामलात चलाते रहें जैसे पिछली हुकूमतें चलाती रही हैं, हम कुछ गुंजाइश बनाएं। अब अगर आप ये गुंजाइश अब नहीं बनाएंगे तो इस वक्त जो प्राइस इंडेक्स है वो गरीब की इस्तिताअ से बहुत ऊपर जा चुका है और अब मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किलात हो रही हैं। तो हमें अब ये फैसले करने चाहिए, अवामी बजट बनने चाहिए। अवामी बजट नहीं बन रहे, लेकिन अवामी बजट उसी वक्त बनेगा जब अवामी हुकूमत बनेगी इरफान मुफ्ती साहब। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अभी तक हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मखलूत हुकूमत ही आएगी जिसके लिए फैसले लेना सियासी बेयकीनी है, उसका नुकसान पाकिस्तानी मईशत को भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे मईशत इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पर कि हर कोई बात करता दिखाई दे रहा है, हुकूमत की तश्कील के मामला चल रहे हैं और यही इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो अगला वज़ीर आज़म है कौन होगा, कैसा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, हर किसी की अपनी अपनी तरजीहात हैं और लोग कोई बानी PTI को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, कोई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नवाज शरीफ के ना वज़ीर आज़म बनने पर हमें नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी सोच बड़ी अच्छी है। एक वीडियो उन्होंने बनाई है जो कि एक्स पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और बच्चे होते तो गैर सियासी हैं लेकिन मुझे लगता है कि सियासत ने इतना कुछ बच्चों को भी अब सिखा दिया है कि वो भी अब डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो वज़ीर आज़म है कैसा होना चाहिए। तो वो अपनी वीडियो में क्या बता रहे हैं पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर उन्हीं बच्चों की मुलाकात आज आपसे अपने स्टूडियोज में करवाते हैं। जी, तो कैसा होना चाहिए हमारा और आपका प्राइम मिनिस्टर, ये हम अपने छोटे बच्चों से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं अरफा राशिद। अरफा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ इब्राहिम अमीन हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, कैसे हो आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आवाज आ रही है, वो जो इनवार भी सवाल पूछे थे कि पीछे फ्रेम नजर आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो कैसे आया वीडियो बनाने का? वीडियो बनाने का ख्याल आया था कि वी वर अवेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज वी आर विटनेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। वी वर वेरी क्यूरियस कि कौन जीतेगा, सो इट वाज लाइक 2:30 AM
and we just took out the camera. We were like, we just need to make a video, and both of us just made a video and we sent it to my dad, and my dad just posted it, and we're here. Very good. तो अच्छा, it's a request के ना अरफा आप भी, इब्राहिम आप भी, ठीक है, try to speak in उर्दू, ठीक है, ताकि हम उर्दू में बात करते हैं ताकि सभी लोग से कनेक्ट कर पाए हम। अच्छा, तो आप फिर क्या चाह रही हैं, मुल्क का जो वजीर आजम है वो कैसा होना चाहिए? मुल्क का वज़ीर आज़म एक पर्सन, ही शुड बी अ पर्सन जो हमारे मुल्क को अच्छा बनाए, एंड ऑल्सो दैट ही शुड बी आंसरेबल फॉर ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस। ठीक है, उसको इनको हमारे लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी बनाना चाहिए। तो ये वैसे अच्छा, मैं ये पूछना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ये बातें आपको सिखाई किसने है? इतनी छोटी सी एज में एक बच्ची को कैसे पता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्टफुल होना चाहिए, लोगों को जवाबदेह होना चाहिए? ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कहीं सुन लेना हमारा ये प्रोग्राम तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के शोज आप ज्यादा देखती हैं या बाबा फिर ज्यादा वही बातें करते हैं, तो उससे आपको शौक डेवलप हुआ? हम तो कहते हैं बाबा ने किया हमका तो। अच्छा, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादातर जियो देखती रहती हूँ, एंड व्हेनेवर आई एम वाचिंग इट वो बताते जाता है कि ये हो रहा है, एंड देन आई सी डिफरेंट स्पीचेस जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स और लोगों के होते हैं, एंड देन आई सी व्हाट दे आर सेइंग एंड हाउ दे रिएक्ट टू इट, हाउ द अवाम रिएक्ट्स टू इट। और इब्राहिम कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? और दूसरा ये भी कि आपके स्कूल्स में भी इलेक्शंस होते हैं। हाँ, होते तो हमके बहुत हैं, लाइक डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल के होते रहते हैं। दो मेरी बहन बची हैं, वो हार गई थी। तो आपने कभी किसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए जो स्कूल के होते हैं, किसी भी उसके लिए? हाँ, के लिए हम करते तो हैं स्पोर्ट वाले, लेकिन ये हमके इलेक्शन हार गए थे डिप्टी हेड बॉय हेड गर्ल की। ये हार गई थी क्योंकि एक her opponent actually said she's gonna put the prices down to the canteen, so she didn't have that in mind, so she lost. So different लोगों people said कि हम लोग कैंटीन के प्राइसेस कम करेंगे, बस फिर उसके बाद वो जीत गए। अच्छा, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम कर दूंगी, तो वो कैंपेन ऐसे चलती है। बच्चों को भी कैंपेन करनी आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को भी परमिशन होनी चाहिए वोट डालने की? आई थिंक हाँ जी, होनी चाहिए, बिकॉज दिस जनरेशन इज अ जनरेशन जब बच्चों are more aware because of social media, so people know what is right and wrong because now there's so much awareness. अच्छा, इब्राहिम, आपको लगता है कि वोट डालना चाहिए बच्चों को भी? अगर वोट डालते तो आप किस पार्टी को वोट डालते और आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होता? प्राइम मिनिस्टर अगर मैं कहूँ तो नवाज शरीफ को मैं, क्योंकि अच्छा, वेरी नाइस। और वोट आप कास्ट करते? मियां साहब देखिए, अब तो बच्चे भी कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आप इस कुर्सी से पीछे ना हटें। अच्छा जी, अरफा से भी पूछ रहे थे। अरफा, आप किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहती हैं? हम लोग आई सपोर्ट इमरान खान। मुझे पीटीआई की फीलिंग पहले आ रही थी। एंड माय ब्रदर एंड माय डैड सपोर्ट पीएमएलएन, व्हिच इज लाइक हम दो पार्टीज एक ही घर में। तो क्या बात है, क्या हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है, अच्छा। तो बाबा ना डेली हमें बताते रहते हैं कि नवाज शरीफ ने ये किया है, और हम बता रहे होते हैं इमरान खान ने ये किया है। अच्छा, ठीक है। घर में टॉक शो चल रहा है, घर में टॉक शो चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये तो आपने कह दिया कि जवाबदेह भी होना चाहिए। ये जो महंगाई इतनी हो रही है, आप लोग भी शॉपिंग करने जाते होंगे, ग्रोसरी करने जाते होंगे, चीजें जितनी महंगी हो गई हैं, तो जरा एक सख्त सा मैसेज तो कन्वे करें कोई। आई से कि जो इन्फ्लेशन है वो कम कर दें, ताकि मेरी जो पॉकेट मनी आती है वो मैं ज्यादा खर्च कर पाऊं। क्या बात है, ठीक है। तो आपकी अपनी को ख्वाहिश है इब्राहिम, आप कभी चाहेंगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, कभी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे? मैं पॉलिटिक्स तो नहीं बनना चाहता, मैं तो बॉलर बनना चाहता हूँ। बॉलर बनना चाहते? फुटबॉलर। तो कौन आपका फेवरेट फुटबॉलर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इमरान रोनाल्डो। नहीं, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। ठीक है। तो अरफा, आपका मैंने सुना कि जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में है ज्यादा। यस। अच्छा, ठीक है। क्रिकेटर बनना चाहती हैं आप? No, I want to be a sports commentator and a photographer. Very good. लेकिन जो आपका एक्सेंट है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है इंग्लिश में, जिस तरह से आप बात करें, मुझे लग रहा है आप जल्दी बन जाएंगी। पीएसएल शुरू होने लगा है, पीएसएल पे भी कुछ फरमा दें। पीएसएल मैं बहुत देर से पीएसएल देखती रहती हूँ। आई लाइक पीएसएल मोर देन वर्ल्ड कप, क्योंकि जो भी जीतते हैं वो पाकिस्तानी होता है। तो फेवरेट टीम बताओ फटाफट, फिर हमने ब्रेक पर जाना है। फेवरेट टीम कौन सी पीएसएल की? लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स। ले जी, बहुत शुक्रिया अरफा और इब्राहिम।
हमारे साथ थे और लाहौर कलंदर अरफा की फेवरेट हैं और इब्राहिम के फेवरेट नवाज शरीफ साहब हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। तो मियाँ साहब के लिए भी एक मैसेज है कि मियाँ साहब थोड़ा सा गौर करें अपने उस फैसले पर भी और बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो भी सुन लें। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। लेकिन जो दोनों बच्चों की फेवरेट है वो दोनों वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, ना इमरान खान साहब ना ही नवाज शरीफ साहब। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ये सेगमेंट भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही एंटरटेनिंग है क्योंकि इससे पहले बच्चे हमसे मिलकर गए और हमने आपकी मुलाकात उनसे करवाई, लेकिन बच्चे जब मन के सच्चे होते हैं तो ये सिर्फ किताबों की बेसिस पर नहीं होता। बच्चों की जो ट्रेनिंग है घर में हो या घर के बाहर हो वो ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपने हर एक अमल से कुछ ना कुछ सीखें। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अक्सर औकात खवातीन या माएँ हम देखते हैं कि बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में डाल देती हैं कि वहां पर जरा जाके उन्हें बैठना आएगा, उन्हें समझना आएगा कि स्कूल जाते कैसे, तो वहीं पर हाँ उन बेसिक्स को मजीद एनहांस कैसे किया जा रहा है हम आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलें एक वीडियो है जो हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं और फिर जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, वीडियो आपने देखी है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी स्कूल जाने की जो उम्र है वो आने ही वाली है। तो प्री स्कूल ट्रेनर आयशा ज़ीशान साहिबा ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि बच्चों के स्कूल जाने की उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, जो प्री स्कूलिंग का एक तरीक़ेकार है वो क्या होता है? देखिए, बच्चों के स्कूल जाने की कोई खास उम्र नहीं होती। मतलब आप जब ये फील करें कि मेरा बच्चा स्कूल के लिए रेडी है, रेडी का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा हो गया, उसका कद इतना हो गया है और वो 3 साल का हो गया है तो ना अब इसको स्कूल भेजना ही भेजना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो जैसे आपके जैसे बिजी फादर्स और बिजी मदर्स उनको भी ये पता होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा वो सारे माइलस्टोन अचीव करता है जो एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, वो टॉयलेट ट्रेन भी है, उसकी स्पीच भी क्लियर है, उसको जो है वो सिटिंग और स्टैंडिंग और मतलब एक पेशेंस वाली हैबिट्स भी जो है वो सारी उसकी आ गई हैं, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने लगा है, कहना मानना और ना मानना इन सब चीज़ों का पता है। और उसके बाद जो बेसिक्स हमारी स्कूल जाने से पहले की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको साउंड्स आनी चाहिए, नंबर रिकग्निशन होना चाहिए। अगर तो आप ये सारा कुछ कर लेते हैं और वो चाहे 4 साल का भी हो गया तो तब आप उसको स्कूल भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत लोग हैं जिनको जरा होता है कि बस 2.5 साल की बच्चा चलना शुरू है और उसको फौरन से बस स्कूल में दाखिल करना है, बहुत शौक होता है ना। नहीं, देखिए, अगर आपका बच्चा मतलब लाइक ये तो वही बात है कि बच्चे जो होते हैं वो वेरी करते हैं। आपके अगर 2 भी हैं तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो अगर आपका बच्चा स्मार्ट है और आप उसको अर्ली एज में ये सारा कुछ उसको करा दिया आपने तो देन मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बच्चों का पता कैसे चलेगा कि बच्चों को पसंद क्या है, उनका फोकस किस तरफ है? क्योंकि शुरू में हम लोग बच्चे देखते हैं कि ज्यादातर जो पेरेंट्स उन्हें जिस तरफ गाइड कर रहे होते हैं बच्चे उसी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चों के अपने शौक होते हैं हम उन्हें मार कर या डांट कर बच्चों को पहले पीछे कर देते कि नहीं ये नहीं करना, इससे हाथ गंदे हो जाएंगे, ये मत करो, उससे वो हो जाएगा। तो इसके बारे में आपके अपने क्वेश्चन में एक्चुअली आपका आंसर वो ये है कि एक्चुअली जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, जो पढ़ा रहे होते हैं बच्चे वो नहीं कभी करते, उनको करना पसंद नहीं होता, वो करते हैं व्हाट दे सी। ठीक है, आप जो कर रहे होगे ना बच्चा आपका वही कर रहा होगा। देखिए, हमारा बच्चा हमारी प्रोडक्ट है, तो अगर मेरे पास अगर कोई पेरेंट आते, 2 पेरेंट्स और बच्चा साथ में नहीं होता तो मैं बहुत आराम से ये देख लेती हूँ कि उनका बच्चा कैसा होगा। इसी तरह से अगर ये 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे तो उनको देख के आप ये अंदाजा बहुत आराम से मेरे जैसा बंदा जो है वो लगा लेता है कि पेरेंट कैसे होंगे। तो इसलिए जो आप कर रहे होते हो ना वही आपका बच्चा कर रहा होता है, उसके लिए सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एक माइंडसेट यहाँ पर हम लोगों का है वो ये है कि हमने पहले से डिसाइड किया होता है कि इसको क्या बनाना है, हमने पायलट बनाना है, हमने डॉक्टर बनाना है, हमने इंजीनियर बनाना है। हम ये चीजें इग्नोर कर जाते हैं कि बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं, उसको वालिदैन किस तरह से परख सकते हैं। देखिए, ये हमारे इस मुल्क का नहीं, ये पूरी दुनिया का डायलेमा है कि पेरेंट्स जो है वो पहले से अपनी सोच और अपनी फेवरेट्स और अपना जो उन्होंने सोचा होता है ना अपने बच्चे के लिए वो इम्पोज करते हैं, विच इज नॉट राइट। क्योंकि फिर हम वो वाले लोग पैदा करते हैं, मतलब रेस कर रहे होते हैं जो इवेंचुअली जाके कभी भी उस तरह से सक्सेसफुल
अपने प्रोफेशन में नहीं होते। अगर आज मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ तो ये मेरा शौक है, तो इसलिए आई एम हियर। अगर मुझे कोई बाय फोर्स टीचर बनाया गया होता तो इस तरह से, तो फिर बहुत सारे टीचर्स है ना। तो मतलब बात वही है कि अगर आप बच्चे को वो काम करने देंगे जो वो चाहता है करना, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत एक्सेल करता है। लेकिन अगर आप बाय फोर्स कोई चीज करा रहे हो तो कर तो उसने लेनी ही बेचारे ने, माँ बाप के शौक की वजह से कुछ नहीं भी करते, जो सही बात है, फिर वो फेलियर्स होते हैं। लेकिन ये कि अगर वो कर भी लेगा तो फिर खुशी कोई नहीं है उसके अंदर। तो बच्चे की हैप्पीनेस ही प्रायोरिटी मेरा तो ख्याल है। एक्सपेरिमेंटिंग कितना जरूरी है, जो एक तजर्बाती मराहल से हम वेस्ट में भी देखते हैं कि बच्चों को गुजारा जाता है इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल एज में ही। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है कि फोकस खेल में ज्यादा है, पेंटिंग ज्यादा पसंद है, कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है। यहाँ पर तो हम सिर्फ कहते हैं बस स्कूल चकराओ। देखिए रिपोर्ट कार्ड पे सारा निसार होता है। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये मैं जब आपकी एज में थी तो मुझे भी यही लगता था कि मेरे बेटे का A+ तो जरूरी आना चाहिए ना, मतलब रिपोर्ट कार्ड में सारे A's होने चाहिए और स्पोर्ट्स में कम हो, ज्यादा किताब में ही। लेकिन देखिए इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैंने आज ये रियलाइज किया है कि इन चीजों का कोई मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि कोई फायदा नहीं है, बट ये बहुत पीछे रह जाती है। आज यहाँ बैठ के आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरे कितने A's आए, मैं आपसे नहीं पूछ रही आपके कितने A's आए, बट वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। सो हम अपने एक्सपीरियंस से ये जरूर बता सकते हैं कि A's जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपके बच्चे की सक्सेस डिपेंड करती है उसके सोशल कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो वो उसको दे, वो आप दे सकते हैं। ये भी देखा है जो क्लास का एवरेज स्टूडेंट है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी मकाम पर नजर आता है। ज्यादा से ज्यादा जो टॉपर्स हैं वो भी आजकल या तो घरों में बैठे हैं या तो कहीं ना कहीं उनकी PhD चल रही है खामोशी के साथ, या फिर जो हमारे बैक बेंचर्स होते थे वो कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा। लेकिन वैसे आपने ये भी देखोगे कि दुनिया में बहुत सारे बहुत बड़े लोग हैं, अगर आप कभी उनका क्वालिफिकेशन और एजुकेशन जानने की कोशिश भी करें तो आपको बहुत स्टोरीज मिलती है। मतलब वो तो या तो ड्रॉप आउट्स होते हैं या मतलब फेलियर्स होते हैं लाइफ में, तो आप सीखते ही तब हो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज एक्चुअली। अच्छा आयशा, मैंने एक बड़ी चीज फील की है, अब आप ही सवाल इसी तरह से साथ ले लीजिएगा कि बच्चों में ना आजकल एक सोशल प्रेशर बड़ा आ रहा है, क्लास का डिफरेंस और एक रेस जो लगी हुई है। मैं सुनील साहब को कोट करना चाहूंगा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं सिर्फ इस वजह से कि जो हैंडल कैसे होंगे, वो जो क्लास डिफरेंशिएट अब वहां पर हो चुकी है। देखिए हमारा मुल्क और दुनिया में कितने भी और जगह हैं जहां पे बहुत सारी चीजें वैल्यू गलत हैं, वैल्यूज जो हैं। फिर हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो अगर हम उनकी बेस में और उनकी रूट में जाएं तो आपको सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो वैल्यूज हैं जो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। वहां पे तो कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास स्कूल 50,000 फीस का भी है, हमारे पास स्कूल 8,000 और 5,000 और इवन 4,000 फीस का भी है। लेकिन बच्चा तो आपके पास आके बैठा है, आपने भी ये 2 बच्चे बैठे थे, मेरा नहीं ख्याल कि जरूरत भी थी पूछने की कि आप कौन से स्कूल से हो। मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया। टीचर्स तो मोर और लेस हर जगह एक ही जैसी होती है, उन्होंने वही मास्टर्स किया है, कुछ भी किया है, तो वो तो कोई डिफरेंस नहीं ला पाए ना अपने बच्चों के अंदर। टीचर के पास तो 20 बच्चे एक क्लास के अंदर हैं, वो क्या डिफरेंस लाएगी उसको तो एक और वो जो क्लास में बच्चे डिफरेंट हैं, आप कभी जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स आर एट देयर बैक। तो ये पेरेंट्स ही होते हैं जिनको ये वैल्यूज अपने बच्चों के अंदर डालनी होती है, टीचर ने नहीं डालनी। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस का जो भी आपने बात की ना, वो भी बहुत बड़ा इशू है कि बच्चों के अंदर कुछ बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंट हमें नजर आते हैं, कुछ बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक ये बड़ा इशू। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी अगर बच्चे कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करना चाहे तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उसकी इस अमल की हौसला अफजाई नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आपने कुछ करना नहीं है, आपने पीछे रहना है, लेकिन फिर हम से बच्चे भी देखते हैं। देखिए कुछ राइट और रॉन्ग्स तो बच्चों को बताने पड़ते हैं इनिशियली, क्योंकि बच्चों को सब नहीं पता होता। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि अगर आप अपने राइट और रॉन्ग के ऊपर हैं, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर अच्छे रूल सेट किए हुए हैं, तो आपका बच्चा कभी भी रॉन्ग ट्रैक पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको घर से एक एग्जाम्पल मिल रही है। बाकी जो सोशल मीडिया है उस पर सर्टन कुछ लिमिट्स लगानी तो जरूरी है, मतलब एज पेरेंट मैं भी ये समझती हूँ, आप भी समझते होंगे। लेकिन यस, बच्चों को कॉन्फिडेंस जरूर देना चाहिए। अगर आप अर्ली स्टेज पे कॉन्फिडेंस देंगे तो वो बहुत अच्छी बात। पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज कन्वे अगर आप करना चाहती हूँ? पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने जो सारी बातें की वो इतनी अच्छी थी, क्वेश्चंस इतने ठीक थे कि मतलब वही बात है कि बच्चों को सोशल कॉन्फिडेंस दें, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट्स भी रखें। और उसके अलावा बच्चे को तब तक स्कूल ना भेजें जब तक वो रेडी नहीं है। ठीक है, वो रेडी होगा, स्कूल में जाएगा तो तभी वो टीचर का फेवरेट बनेगा, वरना फिर टीचर ने कहना है नहीं इसको पीछे रखो। ठीक है, तो ये वाली बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्री स्कूल ट्रेनर आयशा ज़ीशान साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।